Hello friends, today I am going to discuss Enrica Lexi case. A few days ago, I uploaded a video, and in that video I presented two news items or articles published on the front page of two leading newspapers, one Hindi newspaper, one English newspaper. Both the articles were contradictory to each other. एक आर्टिकल में लिखा था कि इंडिया की एनरिका लेक्सी मामले में जीत हुई और एक आर्टिकल में लिखा था इंडिया लूजेस जुरिडिक्शन ओवर इटालियन मरीन केस। किसी भी आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो ऑफ कोर्स वो हिंदी वाली बात को मानेगा, और अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है तो इंग्लिश वाली बात को मानेगा, और फिर जब ये दोनों लोग कभी आमने सामने आ जाएंगे तो इस बात पे झगड़ा होगा कि जीता कौन। बट एक्चुअली what is more important, I think, is scientific temper, and one should always base one's opinion on facts and figures rather than on anything else. Number one. Number two, so I'm curious. I was curious after reading these two news articles. I was curious to know more about the case, though I already knew about the case. But then I wanted to know more about it in detail after reading the two articles. The second thing, that two countries and four people, 2 countries, 4 men involved in this case. 2 countries, India and Italy. 2 men from Italy and 2 men from India. 2 men from India who were killed, and 2 men from Italy who were the killers. Now everybody knows the name of the killer, but hardly anybody or any newspaper mentions the name of the killed. The 2 people killed in that incident, they were Indian citizens, and it's again a tragedy or a paradox or an irony, I don't know what to call it, that a lot of the times I have seen that the names of these 2 people either do not occur in the news, or they are misspelled, or they are not proper. उनका नाम ठीक से दिया नहीं गया है, या उनके नाम में कोई गड़बड़ी हो गई है, या उनका नाम ठीक से पता नहीं है। जिन 2 लोगों ने मारा उनका नाम सबको पता है, वो बार बार रिपीट होता है। जो 2 लोग की हत्या हुई, जो इंडियन सिटीजन थे, जिसको ले करके जो बेस बना इस केस का, उनका नाम मेंशन नहीं है। So there are certain things that we need to understand about the case, and we are going to understand it through some slides. We will go through some slides. We will try to find out क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बेसिक हैं जानने के लिए, और एक बेसिक एनालिसिस करेंगे। बहुत इन डेप्थ या डिटेल एनालिसिस करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से लॉज, बहुत से कन्वेंशंस, बहुत से इंटरनेशनल लॉज और बहुत से नेशनल लॉज, ये सब मिला हुआ है, खिचड़ी सी बनी हुई है। तो हम उसको एक बेसिक लाइन पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है जो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए एज अ सिटीजन, और उस बेसिस पे हमें अपना ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। सो लेट्स सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सीज 3 पार्ट में डिवाइड किया है किसी भी टेरिटोरियल जोन को, वाटर जोन को, किसी भी कंट्री या स्टेट के। पहला है टेरिटोरियल, जो कि 12 नॉटिकल माइल तक जाता है। इस 12 नॉटिकल माइल में पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री का पूरा अधिकार क्षेत्र होता है, जुडिशियल हो, पीनल हो, क्रिमिनल हो, सारे तरीके के अधिकार होते हैं। कॉन्टिगुअस जोन 24 नॉटिकल माइल तक जाता है कोस्ट से। इस 24 नॉटिकल माइल तक कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि ट्रीटी में मेंशन्ड हैं, उन्हीं के ऊपर कंट्रोल होता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी आता है। तो इसीलिए उसमें आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, उसमें आप माइनिंग कर सकते हैं, बट आपको कॉन्करेंटली चलना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए। इंडिया ने 76 से लेके 81, 82 तक के बीच में अपने मैरीटाइम एक्ट्स में जो भी बदलाव किए हैं, उसमें उन्होंने कॉन्टिगुअस जोन और इकोनॉमिक जोन में अपना क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी बढ़ाया है। लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट, सेज कि ये कॉन्करेंट नहीं है इंटरनेशनल लॉ के साथ, तो वो माना नहीं जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
1976 से लेके 81-82 तक के बीच में इंडिया ने बहुत से लॉज बनाए हैं अपने जुरिडिक्शन को बढ़ाने के लिए। वो लॉ अभी भी अवेलेबल हैं और उन्हीं लॉ के बेसिस पे एनरिका लेक्सी में जो भी कांड हुआ उसके ऊपर इंडिया ने अपना क्रिमिनल जुरिडिक्शन स्टैब्लिश किया और उन 2 मरीन्स को लेके आए जिन्होंने 2 लोगों की हत्या करी थी। वो 2 लोग कौन थे? उन 2 लोगों का नाम वैलेंटाइन जेलेस्टाइन और अजेश बिनकी। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि यही वो 2 लोग थे या यही उनके नाम थे, क्योंकि इनके नाम बहुत कम जगह मैंने पढ़े हैं। जो 2 लोग जिनके सबसे ज़्यादा नाम मैंने पढ़े हैं वो है मैसिमिलियानो लतोरे और सल्वातोरे जिरोने। ये दोनों वो मरीन हैं जिन्होंने गोलियां चलाई और इंडियन सिटीजन्स वैलेंटाइन जेलेस्टाइन और अजेश बंकी की हत्या करी। इन दोनों मरीन्स ने एनरिका लेक्सी से गोलियां चलाई और वैलेंटाइन और अजेश की हत्या करी, और वो प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया जो प्रोसेस उनको फॉलो करना चाहिए था गोलियां चलाने से पहले। इटली और इंडिया के बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ इंडिया के 2 सिटीजन्स की हत्या इटालियन सिटीजन्स द्वारा या इटालियन मरीन्स द्वारा किए जाने के बेसिस पे, और ये इतना बढ़ गया कि इटली ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया की एंट्री के लिए वीटो किया और इंडिया को एंटर नहीं करने दिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। और इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने लतोरे और जिरोनो के गिरफ्तार हो जाने पे इंडिया पे अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 लोगों की हत्या ने किस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट किया इंटरनेशनली, जिसमें कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप भी आ गया और डिफेंस मिनिस्टर का इस्तीफ़ा भी आ गया इटली के। इटली ने क्या पॉइंट रखे 2015 में, जो 2 उनके बेसिक पॉइंट थे जिसके लिए उन्होंने इंडिया के साथ compete किया। वो 2 पॉइंट थे। पहला कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने फोर्स किया एनरिका लेक्सी को, जो कि एक इटालियन जहाज़ है, उसको फोर्स किया कोची की तरफ ले जाने को, और ये एक इलीगल एक्ट था, इंटरनेशनली इलीगल एक्ट था, नंबर 1। नंबर 2, कंपनसेशन 2012 से इटालियन गवर्नमेंट और वो कंपनी 2012 से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया इज़ नॉट अबाउट मनी, इंडिया इज़ अबाउट जस्टिस, सो लेट जस्टिस प्रिवेल एंड it will go according to the procedure of law established by law and procedure established by law. Now, one more important thing is about contiguous zone. That contiguous zone consists of customs, fiscal, immigration, sanitary laws. These are the 4-5 things that are mentioned in the contiguous zone. And these contiguous zone, in this contiguous zone, म्यूनसिपल लॉ या कोस्टल स्टेट का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि यूनाइटेड नेशन लॉ कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सीज ये क्लियर कर देता है कि कॉन्टिगुअस जोन में स्टेट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। एनरिका लेक्सी की घटना 20.5 नॉटिकल माइल्स के आसपास हुई है। 20.5 नॉटिकल माइल्स मीन्स दैट कॉन्टिगुअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास ये घटना घटी। तो ऑफ कोर्स ये टेरिटोरियल में नहीं आता है, लेकिन इंडिया ने एक लॉ मैरीटाइम में बना रखा था जिसने कि इंडिया को ये एक्ट ऑफ लॉ है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है कि इनका वहाँ तक जाएगा। इंडिया ने क्या खोया और इंडिया ने क्या पाया? इंडिया ने पाया कंपनसेशन अपने उन 2 सिटीजन्स को के लिए जिनको उन 2 इटालियन मरीन ने गोली मार दी थी, बस यही पाया। लूज़ क्या किया? इंडिया ने लूज़ किया उन मरीन्स को इंडियन कोर्ट में ट्राई करने का, इंडियन कोर्ट में उनके ऊपर केस चलाने का, ये लूज़ कर दिया, क्योंकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि वो उनके पास इम्यूनिटी है और उनके ऊपर जो भी केस चलेगा वो इटली में ही चलेगा, इंडिया में नहीं चलेगा। टेरिटोरियल वाटर की जहाँ तक बात है, इंडिया ने क्या लूज़ किया? कॉन्टिगुअस जोन में उनका शिप खड़ा था, उन्होंने गोलियाँ चलाई उस शिप से, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि इंडिया का सोवरेन राइट
इटली ने ख़त्म नहीं किया है। आप समझ सकते हैं कि टेरिटोरियल जोन में, कॉन्टिगुअस जोन में एक शिप खड़ा होकर हमारे ही लोगों पे गोली चला रहा है और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कह रहा है कि इंडिया का सोवरेन राइट ख़त्म नहीं हुआ है, वॉयलेट नहीं हुआ है। इसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि आने वाले समय में कोई भी शिप आएगा हमारे कॉन्टिगुअस जोन में जहाँ पे हमारा अधिकार है, गोली चलाएगा, हमारे लोगों को, शायद फिशरमैन को ये समझ के कि ये पायरेट्स हैं, गोली मार दे और उनकी जान ले लेगा। तो क्या जीते क्या हारे ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे, पूरा डिसीजन आ जाने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या आया और क्या नहीं आया। थैंक यू।